वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिस सेट का ये पहला वीडियो है और स्वागत है आपका इसमें। देखिए यहाँ पर इंग्लिश का जो हम प्रैक्टिस कराएंगे, जो मैंने 35 प्रैक्टिस सेट का नाम लिया था, वहीं से इसमें मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा। बीच बीच में अलग अलग जगह से भी मैं आपको देता रहूँगा। तो आप ये समझ के चलिए कि ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। और जब मैं ये प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा उससे कुछ समय पहले, यानी कि 1-2 घंटे पहले या कभी कभी 2-4-5 घंटे पहले भी हम इस जो पीडीएफ जो ये होगा उसको हम टेलीग्राम पर भेज देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या कि फिर डायरेक्ट आप द सुधीर पांडे सर्च करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर लिंक हम इसलिए भेजेंगे कि जो बच्चे बुक नहीं ले पाते हैं या जिनके पास बुक नहीं है या कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, वो इस पीडीएफ के माध्यम से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर जब हमने कराया था तो यहाँ पर वो पीडीएफ भेज दिया था आपको अपलोड करने से पहले, ताकि आप उसको सॉल्व कर लें पहले, फिर यहाँ पर आकर के देखें। ठीक है, तो इसी तरह से ये पीडीएफ भी वहाँ पर चला गया है टेलीग्राम पर। बहुत से बच्चे उसको सॉल्व कर लिए, अब यहाँ पर देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कितना वो सही किए हैं, वो मिला लेंगे। ठीक है, पहले पूरी बात समझ लीजिए। तो अब देखिए, बात रहती है ना कि बुक्स की, सर आप बुक रिकमेंड करते हैं, तो जिन बच्चों के पास सक्षमता नहीं है, मतलब कि आपके पास अगर पैसे नहीं है, तो बहुत ज़रूरी नहीं है बुक खरीदना। ठीक है, ये मैं आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इस उम्र में पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। घर से पैसे आप ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, सभी चीज़ों की लिमिट होती है। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। इसमें एक और बात हम आपसे बताना चाहेंगे कि इस प्रैक्टिस सेट में जो इंग्लिश का ये प्रैक्टिस सेट होगा, आज देखिए पहला वीडियो इसलिए थोड़ा सा आपको समझाना पड़ रहा है। इंग्लिश का ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ना, इसमें हम पैसेज नहीं कराएंगे, क्योंकि पैसेज जब सॉल्व कराते हैं और बाकी के जो 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होते हैं, तो जब दोनों साथ में कराते हैं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो पीडीएफ जो पैसेज वाला सेक्शन है उसको मैं अलग से करा ही रहा हूँ, जिसमें एक वीडियो हो गया है। तो पैसेज में वीक में 2-3 आपको कराता रहूँगा, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से आप देखते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ये आपका है आज के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर पहला आपके सामने है, और इन क्वेश्चंस में से आप कोशिश करेंगे कि आपका कम से कम 70 प्लस रिजल्ट आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको करीब करीब 15 क्वेश्चन देंगे, तो 14-15 क्वेश्चन जो भी होगा उसमें से आप कोशिश कीजिएगा कि आपका 12 क्वेश्चन एटलीस्ट सही हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। लिखा हुआ है कि द डोर ओपेंड एंड द नर्स केम डैश द रूम। क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनटू। सर ए क्यों सही हुआ, इनटू क्यों हुआ? देखिए बात है गति की, मोशन की है, क्योंकि जब नर्स आ रही है अंदर ना, तो वो क्या है, गति में आ रही है। तो जब भी गति का जो सेंस होता है, मोशन का सेंस होता है, तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक साथ ही साथ आपको एक अपवाद, एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, कि इंटर शब्द जो होता है ना, इंटर के बाद इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता। इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनटू हो जाएगा। कहने की कोशिश की जा रही है कि द डोर ओपेंड एंड अ नर्स केम इनटू द रूम, मतलब कि दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आई। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि द बेल रिंग्स रेगुलर इंटरवल्स डैश द डे। कभी कभी आपको जब 2 फिल इन द ब्लैंक देता है, मतलब कि एक ही सेंटेंस में 2 अगर फिल इन द ब्लैंक की जगह रहते हैं, 2 स्पॉट छोटे रहते हैं, तो ये थोड़ा और आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक में जो दूसरा चीज़ है वो सेट हो जाता है, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, मतलब कि दोनों सेट बैठता है, तो आपको लगता है कि नहीं यही सही होगा, तो ये थोड़ा सा ईजी होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एट। देखिए द बेल्स रिंग डैश रेगुलर है ना, तो एट रेगुलर। ठीक है, एट का प्रयोग निश्चित समय बिंदु के लिए करते हैं, तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो टाइम होता है उसके लिए करते हैं। तो द बेल्स रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू द डे। ठीक है, यानी कि घंटियाँ जो हैं वो नियमित अंतराल पर दिन में बजती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन इसमें चूज करना है। लिखा हुआ है कि देयर इज डैश साल्ट एंड पेपर इन दैट कंटेनर। यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है ना कि उस कंटेनर में थोड़ा सा नमक,
साल्ट मतलब नमक, और पेपर मतलब काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पेपर लिखा हुआ है तो उसका मतलब यही समझना है, क्योंकि नमक है तो उसके साथ काली मिर्च ही आएगी, ठीक है। तो अब देखिए कंटेनर, कंटेनर में जो है क्या है, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च है, तो यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, अ लिटिल का प्रयोग करेंगे, अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ अ लिटिल का प्रयोग किया जाता है। लिटिल शब्द होता है, लिटिल का मतलब न के बराबर, लेकिन अ लिटिल होगा, भाई कंटेनर है तो कुछ ना कुछ तो होगा उसमें, थोड़ा होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट हियर। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द ईरर से, है ना। कह रहा है कि सिंपली यहाँ पर पढ़ेंगे, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन ईरर। सेंटेंस का 4 पार्ट है और इनमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है, ठीक है। सेंटेंस पूरा यहाँ से यहाँ तक है। देखिए होता क्या है कि आपके एग्ज़ाम में इन्होंने जो ये बुक है इसमें थोड़ा सा दूसरे तरीके से दे दिया है, ये अपना जगह मेंटेन करने के लिए ऐसे दे दिए, नहीं तो आपके एग्ज़ाम में होता ये है कि ऐसे एक लाइन में सेंटेंस लिखा होता है ऐसे, ठीक है, और बीच में ऐसे स्लैश कर देते हैं और यहाँ पर ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं और लास्ट में डी लिख देते हैं, मतलब एक ही लाइन में। तो इन्होंने क्या किया है कि ये लाइन को तोड़ करके ऐसे लिख दिया है और ए और बी सी डी करके वही ऑप्शन है, ठीक है। ये पूरा मिलाकर एक ही सेंटेंस है, समझ में आ रहा है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है कि बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग द रॉबर हैव फ्लेड। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, आप इनको लिख लें तो बहुत ही बढ़िया होगा। एक होता है रॉबर, रॉबर लिखा हुआ है ना, रॉबर का मतलब क्या होता है, डकैत या कि फिर लुटेरा। रॉबर से ही बना है रॉबरी, ROBBERY, रॉबरी का मतलब होता है डकैती, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। एक और वर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, ये फ्ली लिखा हुआ है, FLEE, फ्ली का मतलब होता है भागना या कि फिर चंपत हो जाना, तो फ्ली से बना हुआ फ्लेड, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है। तो समझ में आ गया ये ओवरऑल जो सेंटेंस है वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि इससे पहले कि वह खुद समझ पाता या कि फिर वह कुछ समझ पाता, लुटेरे या कि फिर डाकू भाग गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सी क्यों सही होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना वो पास्ट टेंस में है ना, क्योंकि वो जो कुछ समझ पाता तब तक क्या हुआ, लुटेरे भाग गए, पास्ट की बात है, भाग गए। तो यहाँ पर हैव नहीं होगा बल्कि हैड होगा, हैव नहीं होगा बल्कि हैड होगा। यहाँ पर हैव की जगह अगर हैड रहता तो ये सेंटेंस क्या होता, बिल्कुल सही हो जाता। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर, हैव की जगह क्या होगा, हैड होगा, ठीक है। देखिए इसी तरह से हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे, लेकिन अगर आप इस जो ये वीडियो है प्रैक्टिस की, अगर इसको ध्यान से देखेंगे और इसको लाइक वगैरह करेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं हमारी बातें जो है वो आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, अगला भी एरर बताना है। इट हैव बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 1 वीक्स। कह रहा है ना कि यहाँ पर जो है कि एक सप्ताह से कंटिन्यूसली क्या हो रही, वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर फॉर लगाएंगे ना, जैसे यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब कंटिन्यूसली है और फार दिया हुआ है, फार लास्ट वीक, तो ये तो सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है और सी भी सही है, कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट वीक। ये फार क्यों आया, क्योंकि ये लास्ट वीक का मतलब पिछला सप्ताह, कौन सा पिछला सप्ताह, कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। यहाँ पर जो गलती है वो ऑप्शन नंबर ए में है, इट हैव नहीं होगा, इट जो है कि सिंगुलर होता है, इसलिए इट के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है, इज MR में से इज का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इट वॉज, ठीक है, तो मतलब कि सिंगुलर होता है इट, इसलिए हैव नहीं बल्कि हैज़ होगा, ठीक है। बहुत छोटा सा एरर था। आगे बढ़ते हैं। अगला कि आउट ऑफ गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शन ऊपर है, 1 ऑप्शन नीचे है, तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, यानी कि टीचर जो है वो स्टूडेंट से कह रहा है कि आप कितना अधिक, मतलब जो है कि व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, कितना अधिक मेहनत कर रहे हैं। तो एक बात समझिएगा, यहाँ पर सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, क्योंकि ये WH टाइप क्वेश्चन है ना। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह ये वाई जो है ना, यही प्रयोग, यही एक कंजंक्शन के रूप में यूज होता है जो कि दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता है। अगला है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे
अगर जैसे कि वाई आर यू है तो यू जो है वो किसके अनुसार आएगा, स्टूडेंट के अनुसार चेंज होगा। यू किसके अनुसार होगा, स्टूडेंट के अनुसार होगा। तो एक स्टूडेंट है तो ही में चेंज होगा, एक स्टूडेंट है तो ही में, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स रहता तो दे में चेंज होता, ठीक है। और इज एम आर वाज वर में चेंज हो जाएगा। तो अगर इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर आपको नजर आएंगी। जैसे कि द टीचर सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, आस्क्ड द स्टूडेंट, वाई जोड़ दिया दोनों सेंटेंस को, ही वॉज वर्किंग सो हार्ड। ऑप्शन डी इज राइट हियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मदर सेड टू द चिल्ड्रेन, मदर सेड टू द चिल्ड्रेन आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर। माँ ने बच्चों से कहा कि मैं अक्सर तुम लोगों को कहती हूं कि आग से मत खेलो। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा। सर सी क्यों सही हुआ ये तो बताइए। देखिए सेड टू को यहां पर चेंज करेंगे टोल्ड में, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये WH टाइप नहीं है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, तो इसलिए यहां पर इसको टोल्ड में करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह सिंपली दैट लगाएंगे। और आई को आई यहाँ पर सी हैड, तो आई को मदर के अनुसार चेंज करेंगे, है ना। तो सी हैड, हैव को हैड में चेंज करेंगे। ऑफन टोल्ड देम नॉट टू प्ले, जो है कि नॉट टू प्ले विद फायर। ऑप्शन सी इज राइट हियर। आगे बढ़ते हैं। सी इज टू वीक टू वॉक। यहां पर क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहां पर विदाउट टू का प्रयोग करना है। तो देखिए जब विदाउट टू या रिमूवल टू के नाम से भी आप इसको जानते हैं, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि टू आप हटा करके आप सेंटेंस को किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि इसमें टू दिया हुआ है ना, तो इसको हटाना है। लिखा हुआ है कि सी इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब है कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकती। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, मतलब कि टू भी हटाना है और सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। एक और बात समझिए, जो ये टू होता है ना, इसका मतलब ये होता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है, आपको टू नहीं बोलना चाहिए। जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं ना अपनी गर्लफ्रेंड को, जब उनको बोलना रहता है, आप बोलते हैं यार यू आर लुकिंग टू गुड, यू आर टू गुड। तो टू गुड का मतलब नेगेटिव वर्ड होता है, मतलब कि तुम इतना अच्छी लग रही हो जितना तुम्हें नहीं लगना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई चाय ला कर दे और आप चाय बहुत गर्म है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि द टी इज टू हॉट, मतलब कि चाय बहुत गर्म है। तो चाय बहुत गर्म है का मतलब कि इतना गर्म है कि पी नहीं सकते, ठीक है। तो इसी प्रकार से यू आर टू गुड नहीं बोलते, मतलब कि तुम इतनी सुंदर हो जितनी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यू आर सो गुड बोल सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया। टू को हटा करके सो का प्रयोग करते हैं, सो दैट। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि यहां पर अपोजिट बताना है। ये जो दो सेंटेंस आपके सामने हैं, पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है नॉरिश लिखा हुआ है। अब ये नॉरिश शब्द आपके लिए नया नहीं है, लेकिन आप जब सुन रहे हैं तो लग रहा है कि नया है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये सर ये तो सुने हैं। नॉरिश शब्द का प्रयोग जब जॉनसन्स बेबी का प्रचार आता है ना, जॉनसन्स बेबी जो पाउडर होता है जो बच्चों के लिए होता है, सोप वगैरह साबुन वगैरह होते हैं, तो नॉरिश का मतलब होता है लालन पालन करना या पालन पोषण करना, ठीक है। इसका उल्टा बताना है, पालन पोषण करना, इसका उल्टा क्या होगा, स्टॉप। सी ऑप्शन नंबर ए। स्टॉप का मतलब होता है, यहाँ पर आर साइलेंट होगा, इसका मतलब तो भूखे रहना या भूखों मरना। मतलब कि एक तो है कि लालन पालन कर रहा है और दूसरा भूखों मर रहा है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। बाकी के अगर ऑप्शन देखना चाहेंगे आप, तो फोस्टर लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, जिसका मतलब होता है पोषण करना। ऑप्शन सी में सस्टेन लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है जीवित रखना या झेलना। ऑप्शन डी में स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है मजबूत करना। चलिए दूसरे की तरफ देखते हैं, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है अलाइट, अलाइट का मतलब होता है उतरना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, चढ़ना होगा ना। तो इम्बार्क, ऑप्शन नंबर बी, इम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना। बाकी के अगर ऑप्शन आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं डिमेस, यहाँ पर डिसेम्बार्क लिखा हुआ है, डिसेम्बार्क ऑप्शन नंबर ए में। डिसेम्बार्क का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसेम्बार्क का मतलब होता है उतरना, ठीक है। और इम्बार्क का क्या मतलब होता है, यहाँ पर एल साइलेंट होगा, इम्बाम पढ़ेंगे इसको, इसका मतलब होता है सुरक्षित करना। और अलाइन का मतलब क्या होता है, अलाइन तो बहुत ही सिंपल, इसका मतलब होता है पंक्ति में होना या कि फिर श्रेणी या कतार में होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो वर्ड है ना, इसका आपको साइनोनिम बताना है। तो वर्ड पहला दिया हुआ है अबैंडन, क्या दिया हुआ है,
अबैंडन, अबैंडन का मतलब है छोड़ देना या परित्याग कर देना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, फोरसेक, फोरसेक का मतलब भी क्या होता है, त्यागना। ये देखिए लिखा हुआ है एक्सक्यूज का मतलब बहाना करना होता है। अर्ज का मतलब क्या होता है, अर्ज, अर्ज का मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं आप। और बाकी अगर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है रिस्क, रिस्क का मतलब भी आप समझते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपको पता चल गया ना कि ऑप्शन नंबर बी सही है। फोरसेक का मतलब हमने क्या बताया, त्यागना, परित्याग करना, ठीक है, या छोड़ देना। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है पटिशन लिखा हुआ है। पटिशन का मतलब होता है याचिका या कि फिर प्रार्थना करना या कि फिर सिफारिश करना। तो ये काफी सिंपल है, यहाँ पर सही हो जाएगा अपील, ऑप्शन ए, अपील करना, ठीक है। और बाकी के ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर अगर ए की बात करेंगे तो रोटेशन लिखा हुआ है, रोटेशन का मतलब होता है चक्कर। ऑप्शन बी देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है प्रबंध, और मतलब कि शासन प्रबंध कह सकते हैं। ऑप्शन डी वोकेशन लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है पेशा या कि फिर व्यवसाय। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, अगला जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, ये देखिए आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है, ठीक है। ये इस बुक में ऐसे दिया हुआ है लेकिन ऐसे पूछता नहीं है। यहाँ पर आपको जो है कि ईडियम है ना, जो ईडियम है इसको बताना है। तो आपके एग्जाम में जैसे ये सेंटेंस के साथ ईडियम दे दिया जोड़ के ना, तो उसमें आपके एग्जाम में सेंटेंस नहीं देता है, आपके एग्जाम में बस ये यही जो हाईलाइट है यही ईडियम है, तो सिर्फ ईडियम ही देता है, उसकी मीनिंग पूछ लेता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैं बताता रहूँगा बीच बीच में, आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं तो क्या गम है ना। चलिए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल दिए। खैर, अगला देखते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसका इडियम जो है, इसका मीनिंग बताना है आपको ना। लिखा हुआ है हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन या कि फिर अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब कि एक ऐसी स्थिति जो कि डिफिकल्ट हो, मतलब कठिनाइयों भरा हो, और खास करके उस समय जब लोग बहुत गुस्से में हों। तो अगर इस पूरे सेंटेंस का मतलब अगर समझना चाहेंगे आप, तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस का मतलब लिखा हुआ है ना कि मैंने ईमानदारी से जो है कि बयान से, ईमानदारी वाले बयान से, मन यानी कि माई ऑनेस्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो मेरी ईमानदारी वाली बयान है उससे मैंने एक कठिन परिस्थिति से उभरा, ठीक है। स्ट्राइड का मतलब होता है उभरा, आई स्ट्राइड द हॉनेस्ट, ठीक ना, हॉनेस्ट नेस्ट बाय माई ऑनेस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। हॉनेस्ट नेट्स का मतलब होता है अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन और अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो ये कह रहा है कि मैंने एक कठिन परिस्थिति से उभारा अपनी ईमानदारी वाले बयान से, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा बी, कॉज्ड एंगर इन मैनी पीपल, ठीक है। मैंने वही बताया ना कि विशेष करके जब गुस्से में लोग हो तो उस समय जो अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला जो दो वर्ड आपके सामने हैं, इन दोनों वर्ड में दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं। एम्बैरेसमेंट लिखा हुआ है और न्यूसेंस लिखा हुआ है। तो इन दोनों में सही स्पेलिंग कौन सी है वो आपको बताना है। यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन है, और उसके बाद ये क्वेश्चन है। एम्बैरेसमेंट की जो सही स्पेलिंग है वो कौन सी है, और न्यूसेंस की जो सही स्पेलिंग है वो कौन सी है। तो पहला में अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी है, ये NUISANCE, न्यूसेंस का मतलब होता है बाधा, जिसको ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं, याद रखेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और न्यूसेंस मतलब बाधा। मैं जिस चीज़ को लिखने को बोलूँगा आप वो समझ लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप इन वर्ड्स को लिख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है इस प्रैक्टिस सेट में। दूसरा वर्ड है एम्बैरेसमेंट, ये दोनों वर्ड आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये दोनों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग देखिएगा, इसका मतलब होता है शर्मिंदगी, EMBARRASSMENT। आपके एग्जाम में मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपके एग्जाम में जो डबल लेटर वाले वर्ड होते हैं वो खास करके ज़्यादातर स्पेलिंग टेस्ट में पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें डबल आर का प्रयोग किया गया, डबल एस का प्रयोग किया गया, ठीक है। एम्बैरेसमेंट, तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि आप क्या चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू किया जाए, या आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया कि नहीं आया। सारी बातें दिल खोल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कई बार भले हम रिप्लाई नहीं दे पाते, लेकिन एक एक बच्चे का कमेंट मैं पढ़ता रहता हूँ, जिससे पता चलता है कि मेरी बातें आप तक पहुँच रही है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, द सुधीर पांडे सर्च करके, या कि फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
एक बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दें, डर भाग जाएगा। ज़्यादातर बच्चों को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में डर लगती है, तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके दे रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ करिए। कुछ दिन करेंगे तो आपको याद आदत हो जाएगी, उसके बाद आप खुद से भी सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।